ओके, सो वी वर डिस्कसिंग द शेयर. ठीक है, उसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए थे लास्ट क्लास में. आई हैव टोल्ड यू द कंसेप्ट ऑफ द शेयर इन्फोर्समेंट. व्हाई डू वी प्रोवाइड द शेयर इन्फोर्समेंट, कहाँ पर हम लोगों को प्रोवाइड करनी है, ये भी मैंने आपको बताया था. कुछ दो न्यूमेरिकल्स हमने उस पर किए थे, बेस्ड डिजाइन बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए थे. ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने बेंट अप बार का भी एक किया था और शेयर इन्फोर्समेंट निकालने का भी किया था. ठीक है, लास्ट में व्हेन आई लेफ्ट द क्लास आई आस्क्ड यू टू आई गेव यू वन क्वेश्चन कि हम उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. एंड मैंने आपको बोला था कि आप उसको घर से थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए. इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, आई होप कि किसी ने किया है वो क्वेश्चन. कोई बता सकता है, किसी को कोई डाउट आया हो उस क्वेश्चन में या कुछ? कोई है ऐसा स्टूडेंट जिसने कोशिश की और हो गया हो उससे, या नहीं हो पाया हो कोशिश करने के बाद? सो नो वन ट्राइड. ओके, सो व्हाट आई विल डू बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, मैं अभी जो टॉपिक पढ़ाने वाला था उससे पहले मैं एक बार वो न्यूमेरिकल आपको डिस्कस कर लेता हूँ, सो दैट वो शेयर वाला आप लोगों का यूनिट जो है वो खत्म हो जाए, वो पोर्शन आप लोगों को. न्यूमेरिकल जो मैं अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था इनफैक्ट. सो आई विल प्रेजेंट माय स्क्रीन एंड देन डिस्कस दैट न्यूमेरिकल, देन विल मूव अहेड. So my screen is visible to you. This question I gave you last class. दिख रहा है आप लोगों को? Is my screen visible? कोई इशू है स्क्रीन पे? Yes sir, visible है. विजिबल है ना? ठीक है. Yes sir. तो एक बार मैं क्वेश्चन आप लोगों को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, देन विल मूव फॉरवर्ड. ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा. देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये. ठीक है, इसमें मैंने बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन को लिखा हुआ है. एक आरसी रेक्टेंगुलर बीम है. ठीक है, आपको मिक्स बताया M15 है कंक्रीट का, और स्टील आपको पता है Fe415 गिवन है. ठीक है, साइज ऑफ द बीम इज आल्सो गिवन टू यू. तो क्रॉस सेक्शनल साइज आपको दिया हुआ है, दैट इज 250 इंटू 500 mm. इफेक्टिव मतलब कि इफेक्टिव डेप्थ दी हुई है, स्मॉल डी दिया हुआ है. ठीक है, आपको शेयर फोर्स प्रोवाइड किया गया है कि 60 किलोमीटर का मैक्सिमम शेयर फोर्स लग रहा है. ठीक है, ये भी आपको गिवन है. आपको बताया कि रेनफोर्समेंट या स्टील कितनी है, 3 बार हैं जो कि है 16 mm डाया की. ठीक है, 16 mm डायमीटर की 3 नंबर ऑफ बार. तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो आराम से. 3 इंटू दिस विल बी लाइक 3 इंटू 5/4 इंटू 16 स्क्वायर 5/4 डी स्क्वायर. ठीक है, आपका ये एरिया निकल आएगा इस तरीके से 603.18 mm स्क्वायर. ये एरिया आगे सिंपल है. ठीक है, अंडर सर्विस लोड कंडीशन. So what the question is that the compute the spacing of 8 mm dia 2-legged stirrups. ठीक है, तो इसने आपको बताया कि आपको 8 mm के डाया के 2-legged stirrups. 2-legged आपको पता है लेग्स क्या होते हैं, वो मैंने आपको क्लियर किया हुआ है. ठीक है, ये बोल रहा है कि इसकी स्पेसिंग निकालो. सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है. गेट वगैरह में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि सिंपल आपसे पूछ लिया जाता है कि स्पेसिंग कितनी होगी बताओ. तो दिस इज डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. आप लोगों को बस थोड़ा सा जो कंसेप्ट था वो आप लोगों को इसमें पुट ऑन करना है और आपका आंसर आ जाएगा. एंड लास्ट में उसने बोला आपको कि यूज द LSM मेथड, लिमिट स्टेट मेथड से आपको सॉल्व करना है. एंड दिस टेबल फॉर टाउ सी वैल्यू. ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए ये टेबल आपको गिवन है बेस्ड ऑन परसेंटेज. ठीक है, अगर नहीं गिवन होगा तो इट इज इन योर कोड ऑल्सो, मैंने पहले ही बताया, बट क्वेश्चन में गिवन है. मैक्सिमम टाइम वो लोग दे देते हैं आप लोगों को. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको स्पेसिंग निकालनी है जिसमें. ठीक है, तो हाउ विल बी प्रोसीड. सबसे पहला काम आप क्या करोगे, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालोगे, जो मैंने बताया था. दैट वाज टाउ वी. ठीक है, टाउ वी शेयर स्ट्रेस आप निकालोगे, जिसका फॉर्मूला था V/PD. ये अल्टीमेट मैंने इसलिए लिया क्योंकि LSM मेथड से है. तो मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर यहाँ पर V दिया है मतलब शेयर फोर्स गिवन है और ये LSM मेथड से है, तो आपको लोडिंग के लिए हमेशा उसको 1.5 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो यू विल राइट अल्टीमेट जो शेयर फोर्स आएगा आपका 1.5 इंटू 60 आएगा. ठीक है, और 10⁻³ दैट इज फॉर न्यूटन, मतलब किलोमीटर को न्यूटन में चेंज किया, वो तो कुछ नहीं है. आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा LSM से करते वक्त आपको लोडिंग को और शेयर फोर्स वगैरह सब में 1.5 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर लोड. ठीक है, B इज 250 गिवन था आपको डायमेंशन, और इफेक्टिव डेप्थ 500 ये भी गिवन है आपको. सो फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड दैट it is coming out to be this is something wrong, I guess this one is right, 0.72 Newton per mm square.
ठीक है, ये आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेस आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस नॉमिनल शेयर स्ट्रेस को किससे चेक करना है, शेयर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट टाउ सी से चेक करना है। बट टाउ सी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, यू हैव टू फाइंड द टाउ सी, यू नीड टू फाइंड दिस परसेंटेज। ठीक है, विच इज लाइक दिस पी, परसेंटेज निकालना। तो वो ये टेबल प्रोवाइड कर देगा आपको। आप पहला काम है आपको परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना। सो परसेंटेज ऑफ स्टील आप कैसे निकाल सकते हो, फ्रॉम दिस फॉर्मूला, AST मतलब एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, जो कि आपको गिवन है हेयर। ये गिवन है आपको, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन 603.18 आया था। ठीक है, वो यहाँ पर रख देंगे अपॉन बी इंटू डी, अगेन दिस। So class, am I audible? Yes, sir. Okay, I just lost the connection because of this with my mobile phone. I hope my screen is also visible to you, I guess. I'll just share my screen again. सर आवाज बहुत ग्लिच कर रही है आपकी। Okay, अब कैसे है अभी, now is it clear? अभी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। और आवाज क्लियर है? Yes, sir. Yes, Clear. sir. ओके, थैंक यू। सो टाउ भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था। नेक्स्ट वाज आवर परसेंटेज ऑफ स्टील। सो ये निकालना मैंने आपको बताया था, तो दिस इज कमिंग 0.48%, राइट। नेक्स्ट 0.48 तो आ गया। अब आप टेबल पे देखो, यहाँ पर टेबल पे देखो 0.48 किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, आई गेस 0.25 और 0.50 के कहीं पे इस दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू 0.35 एंड 0.46 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, 0.48 के लिए। सो हाउ कैन यू फाइंड दिस, यू कैन फाइंड दिस यूजिंग इंटरपोलेशन मेथड। वो आपको आती है, इंटरपोलेट कर लो आप। तो 0.35 प्लस दिस वन, दीज वैल्यूज, इंटरपोलेशन आपको आता है। तो दिस इज कमिंग 0.45। ठीक है, टाउ वी आपका कितना था, सी टाउ वी वाज, दैट मींस योर नॉमिनल शेयर वाज 0.7। ठीक है, और टाउ सी आपका कितना आया है, कंक्रीट का कितना है, 0.45। मतलब टाउ वी जो शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो बहुत ज्यादा है, 0.7 है। और जो कंक्रीट झेल सकता है वो कितना है, 0.45 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको क्या शेयर इन्फोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, बिकॉज आपका शेयर स्ट्रेस ज्यादा है, जो जितना कंक्रीट झेल सकता है उससे ज्यादा। अब कितना ज्यादा है वो आप कैसे निकालोगे, नाउ शेयर फोर्स ऑफ द कंक्रीट, कंक्रीट कितना शेयर फोर्स ले सकता है, फोर्स इज नथिंग बट स्ट्रेस इनटू एरिया। तो टाउ सी आपने निकाला जस्ट अभी 0.454512 इनटू बी इज योर 250 एंड डी इज योर 500। ठीक है, ये आप निकालोगे तो ये आ गया 56.4 किलो न्यूटन। तो ये इतना तो 56.4 किलो न्यूटन आपका क्या है, कंक्रीट झेल सकता है शेयर फोर्स। ठीक है, बट आपका शेयर फोर्स कितना था ऊपर, आपका शेयर फोर्स था 60, है ना, 60 गिवन था। और अगर आप उसको एलएसएम में लेंगे, 60 था और आपको उसको एलएसएम में उसको फैक्टर लेना था, दैट वाज योर
मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो ये आपका टोटल था कितना? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट। ये आपका था 90, तो 90 किलो न्यूटन आपका जो शेयर फोर्स था वो कितना था? 90 किलो न्यूटन, ठीक है। और अभी जो कंक्रीट ले सकता है वो कितना? 56, तो रिमेनिंग कितना रह गया? 33.6। अब आप देखिए शेयर एनफोर्समेंट किसके लिए डिजाइन करनी पड़ेगी आपको? यू हैव टू डिजाइन फॉर 1.5 टाइम्स ऑफ वी, दैट इज 90, माइनस जितना कंक्रीट झेल सकता है 56, तो बचा हुआ कौन झेलेगा? शेयर एनफोर्समेंट झेलेगी। तो आपको डिजाइन कितने के लिए करना है? 33.6 किलो न्यूटन के लिए आपको डिजाइन करनी है शेयर एनफोर्समेंट, ठीक है। तो इतने के लिए आप डिजाइन करोगे, आपको पता चल गया। नाउ स्पेसिंग ऑफ अ 2 लेग्ड 8 mm स्टेयरअप्स जो आपको क्वेश्चन में दिया था, तो 2 mm है, 2 लेग्ड स्टेयरअप्स है और 8 mm डाया की हैं। सो स्पेसिंग का फॉर्मूला आपको पता था, SV इक्वल्स टू ASV टाइम्स 0.87 FYD अपॉन VS। VS क्या था? नेट शेयर जो आता है, शेयर एनफोर्समेंट जो ऊपर निकाला हमने। और ये 0.87 FY क्यों ले रहे हैं? बिकॉज दिस इज LSM मेथड, ठीक है। ये LSM मेथड, अगर इसी को आपको WSM से करना होता तो यहाँ पर क्या होता? सिग्मा ST होता, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे, LSM मेथड में आपको 0.87 FY यूज करना है। सो ये सारी वैल्यूज आपको पता है। ASV आप कैसे निकाल सकते हो? एरिया ऑफ स्टील इन शेयर। तो एरिया ऑफ स्टील इन शेयर मतलब टू लेग्ड है इंटू π/4 इंटू इसका डायमीटर कितना? 8 स्क्वायर, तो एरिया इंटू 2 लेग्ड, तो आप इसको निकाल लोगे। सो दिस विल गिव यू दिस वैल्यू 100.53। तो ये एरिया आ गया आपका 0.87। ये FY क्या होता है? यील्ड स्ट्रेंथ होती है। यील्ड स्ट्रेंथ कहाँ से निकालते हो? Fe 415 था तो FY इसका 415 ही होगा, इंटू D आपको गिवन है। VSS या 33.6, तो इसको न्यूटन में चेंज किया, 3 इंटू 1000 कर लीजिएगा, तो 33600 आ गया। सो यू आर गेटिंग स्पेसिंग ऑफ 540.129 mm, ठीक है। 540 mm की इसकी स्पेसिंग आई है अभी। बट आपको ये स्पेसिंग आ तो गई, बट क्या ये स्पेसिंग ठीक है कि नहीं है ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो आप कैसे चेक करते हो? आप चेक करते हो मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट के फॉर्मूले से। कई बार हम इसको कर चुके हैं, ये एक फॉर्मूला है जिससे आप चेक करो, ठीक है। सो आपको कुछ नहीं करना, आपको रियलाइन कर देना इसके SV के अराउंड। सो SV मतलब क्या है? स्पेसिंग ऑफ द स्टीरअप्स या फिर स्पेसिंग ऑफ द शेयर एनफोर्समेंट। तो ये क्या होनी चाहिए? इट शुड बी लेस देन, कुछ नहीं किया, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, ठीक है, वो आप इजीली कर सकते हो। सो इट शुड बी लेस देन दिस फॉर्मूला। तो ये सारी वैल्यूज आप पुट कर लो, 0.87 into 415 into this and this 0.4 times B is 250, so this is coming 362.96, ठीक है। तो मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट कितनी होनी चाहिए? 362, मतलब इतना तो होना ही चाहिए। 362.9 हमारा कितना आ रहा है? 540, मतलब ठीक है, मिनिमम इतना होना चाहिए और हमने उससे ज्यादा दे रखा है, तो हम तो सेफ हैं, ठीक है। 540 है, ठीक है। तो मिनिमम वाले क्राइटेरिया में तो हम बच गए। लेकिन आपको मैंने एक और चीज बताई थी कि मैक्सिमम स्पेसिंग भी होता है, आप मैक्सिमम स्पेसिंग को अवॉइड नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए क्या होता था चेक करने के लिए? इट वाज 0.75 टाइम्स ऑफ D, तो 0.75 टाइम्स ऑफ D इज आई मीन 375 mm। तो मैक्सिमम स्पेसिंग या तो आप 375 mm दे सकते हो या मैक्सिमम टू 300 mm। तो मतलब या तो ये मैक्सिमम, इन दोनों में से आप कौन सा लोगे? विच एवर इज स्मॉलर, जो भी इन दोनों में से छोटा होगा तभी तो होगा। मैक्सिमम का मतलब क्या? मैक्सिमम आप 300 दे सकते हो या 375 दे सकते हो, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा। तो 300 आप मैक्सिमम दे सकते हो, बट आपका आ कितना रहा है यहाँ पे देखो? 540। तो क्या आप 540 दे सकते हो? हमारा कोड कहता है कि हम मैक्सिमम 300 ही दे सकते हैं, और आपका आ गया 540, तो आप 540 लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। सो नाउ व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द स्पेसिंग ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर लो। सो यू विल प्रोवाइड 2 लेग्ड 8 mm डाया, ठीक है, ये तो आपको गिवन था, एट 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो अगर आपसे गेट में क्वेश्चन पूछा जाता तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। उसमें ऑप्शन होता आपका स्पेसिंग वाज 540, स्पेसिंग शुड बी 362, स्पेसिंग शुड बी 375 और स्पेसिंग शुड बी 300। तो आप देख के ही बता दोगे कि कोई भी वैल्यू 300 से ऊपर तो हो ही नहीं सकती, स्पेसिंग कोड कहता है 300 से ऊपर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर सीधे का सीधे टिक हो जाना चाहिए था कि 300 इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। सो दिस इज प्योरली अ कंसेप्ट, है ना। आप इसको देख के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, मतलब आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आपको सिर्फ टिक लगाना होता गेट में, तो यू शुड हैव नोन कि आपको पता है कि 300 mm से ज्यादा स्पेसिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते दो स्टेटअप्स के बीच में, ठीक है। इस तरीके के जो हम स्टेटअप्स लगाते हैं, इसकी स्पेसिंग जो है 300 mm से ज्यादा नहीं हो सकती।
इन दोनों के बीच की स्पेसिंग 300 mm से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो आप सीधे 300 mm में आंसर लगा देते, क्योंकि इससे इससे ज़्यादा वाली एक्सेप्टेबल ही नहीं होती है ना। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो यू कैन डायरेक्टली टिक ऑन दिस ऑप्शन एंड योर आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है, 2 मार्क्स आप ऐसी गेन कर लो। तो अगर आपको एग्जाम में करना है तो आपको ये पूरी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर गेट में आता है जिसमें ऑप्शन है तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट और आप सीधे उसमें टिक कर सकते हैं। सो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, बहुत ईजी था, बस आपको बस स्टेप्स फॉलो करने हैं। फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं है। दीज ऑल द फॉर्मूलेज आर गिवन इन योर IS 456-2000। all that you have to do is you have to just remember the steps and the procedure। ठीक है, वो आना चाहिए, बाकी आपको फॉर्मूले वगैरह रखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, आपके कोड में गिवन होता है। ठीक है, सो प्रोसीजर यू शुड नो। सो विद दिस आई विल एंड आवर दिस टॉपिक ऑफ शेयर। ठीक है, आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एज अ असाइनमेंट भी और प्रोवाइड करूंगा इसमें, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बने रहे इसमें। ठीक है, okay, so today I'll be just I'll be giving you one more we'll be covering one more topic, that is bond and development length। ठीक है, अब ये क्या कॉन्सेप्ट होता है मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, फिर मैं उसके बाद आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, I'll just present my screen, present a window। Okay, so can you see my screen? This new slide I have presented here, that is on bond and development length। दिख रहा है ये आपको? Yes, sir. Okay, so this will be next topic। ठीक है, छोटा सा एक टॉपिक है आज, इसको कवर कर लेते हैं, देन नेक्स्ट क्लास से हम लोग 3rd यूनिट पे मूव करेंगे। सो व्हाट इज बॉन्ड एंड व्हाट इज डेवलपमेंट लेंथ? ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है अब किसमें, जब भी हम आरसीसी डिस्कस करते हैं, बिकॉज आरसीसी में हमने बताया था आपको क्या होता है, रेनफोर्समेंट एंड सीमेंट, दो ही चीज तो होती है यहाँ पर, या तो सरिया होगी और ये कंक्रीट होगा। तो कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट आर द 2 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड खुद से नाम से पता चल रहा है कि बॉन्ड क्या चीज है, किसी भी चीज को उसको टाइटली जो बॉन्ड कर सकता हो, पकड़ के रख सकता हो, दैट इज योर बॉन्ड। ठीक है, तो अगर आप मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो किस तरीके से, कोई भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम ली गई है, ठीक है, एंड इट इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। ये देखिए इसमें लोड लगा हुआ है, राइट। तो बॉन्ड स्ट्रेसेस क्या होते हैं? ओके, सो बॉन्ड स्ट्रेसेस इज डेवलप्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। हेयर जो ये वाला पोर्शन है ना, स्टील और कंक्रीट, इसके बीच में बॉन्ड स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होते हैं, ड्यू टू अनबैलेंस्ड डीटी फोर्स एज शोन इन फिगर। सो दिस डीटी फोर्स वही वाला फोर्स है जो आपने शेयर में पढ़ा था, जिसकी वजह से आपका शेयर लग रहा था। ठीक है, तो इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से, डीटी फोर्स की वजह से ये होता है। तो हम इसको दोबारा से एक बार देखेंगे। सी, अब मैंने एक बॉन्ड स्ट्रेसेस बेसिकली कहाँ पर डेवलप होंगे ये ध्यान में रखिएगा आप, जहां पर इन्फोर्समेंट है और जहां पर कंक्रीट ने इसको ग्रिप करके रखा है, दैट इज योर बॉन्ड। ठीक है, अगर वो बॉन्ड स्ट्रेस होगा ठीक तो ही ये रह पाएगा, वरना ये स्लिप कर जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, इसको आप इजीली इस तरीके से समझ सकते हैं। आप अपने घर पे या अपने क्लासरूम में देखा है कि ऊपर हम लोग पंखा लगाते हैं। ठीक है, पंखा लगा होता है, फैन होता है ऊपर। ठीक है, तो फैन क्या होता है, फैन एक एंकर से बंधा हुआ होता है। ठीक है, और आपने देखा होगा वो सरिया जो होता है बिल्कुल ऊपर कंक्रीट में फिट किया गया होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल से समझने वाली बात है कि अगर वो बॉन्ड उसका सही नहीं होगा तो वो स्लिप कर सकता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा आगे मैं और उसको बेटर एक्सप्लेन करूंगा। आप फिलहाल ये देखिए कि बॉन्ड किस तरीके का आएगा। दिस इज योर रेनफोर्समेंट एंड बिटवीन योर रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट। ठीक है, अब मैंने बताया दिस इज ड्यू टू अनबैलेंस डीटी फोर्स। अब ये अनबैलेंस डीटी फोर्स कहां से आता है, ये मैं आपको पहले भी एक बार इक्वेशन बता चुका हूँ। तो मैंने 2 सेक्शन लिए हुए हैं, दिस इज 1 एंड 2 सेक्शन। 2 सेक्शन मैंने कट कर लिए हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये 2 सेक्शन मैंने कट कर लिए। दिस इज योर 1 and 1,
दिस वन इज योर 2 and 2 सेक्शन 2 2, ठीक है। ये 1 1 सेक्शन है, ये सेक्शन 2 2। तो 1 सेक्शन में आपने देखा था कंप्रेसिव फोर्सेस लग रहे थे, और 2 सेक्शन पे C प्लस DC, मतलब थोड़ा सा कंप्रेसिव फोर्स ज्यादा लग रहा था, मतलब। और वो उसी तरीके से मूवमेंट जो था, मूवमेंट भी क्या हो रहा था, मूवमेंट यहाँ पे सेक्शन 1 1 में कम था, और मूवमेंट सेक्शन 2 2 पे D प्लस M प्लस DM था, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ जा रहा था, क्योंकि इसका डायग्राम अगर आप देखोगे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया तो कुछ इस तरीके का था, ठीक है। सो ये सेक्शन 1 1 है, ये सेक्शन 2 2 है। तो 1 1 में मूवमेंट M है, और ये इंक्रीज हो गया M यहाँ पर हो गया M प्लस DM हो गया, ठीक है। ये वाला जो 2 2 पे है M प्लस DM एट द सेक्शन 2 2, तो ये इंक्रीज हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। ये देखिए इतना था, अब इतना हो गया। तो ये वही चीज दिखा रहा है। टेंशन में भी अगेन यहाँ पर सेक्शन 1 1 पे फॉर इंस्टेंस से इट वाज T, और सेक्शन 2 2 पे हो गया T प्लस DT, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ये DX है, 1 और 2 सेक्शन के बीच का, ठीक है। तो जो बॉन्ड स्ट्रेस है, देखो स्ट्रेस मैंने बताया था किससे दिखाया जाता है, टाउ से, और BD इसलिए दिखाया है, इट इज बॉन्ड स्ट्रेस को मैं टाउ BD से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये कहाँ पर डेवलप होगा, इट विल बी डेवलप्ड बिटवीन दिस रेनफोर्समेंट एंड कॉन्क्रीट, ठीक है, इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, मतलब अलोंग द लेंथ। ये लेंथ दिख रही है, इसके अराउंड ये बॉन्ड स्ट्रेसेस जो है ये डेवलप होंगे, ठीक है। सी ये चीज आप नोट कर सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेस इज आल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, ठीक है। तो इसको आप लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, सिंपल बॉन्ड स्ट्रेस को आप लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। सेम वही चीज है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, शेयर स्ट्रेस, बट ये कहाँ पर है, बिटवीन स्टील एंड द कंक्रीट, ठीक है। अब ये बॉन्ड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस DT वाज योर अनबैलेंस फोर्स, DT, ठीक है, बॉन्ड फोर्स, इट वाज योर बॉन्ड फोर्स, ठीक है। इसी बॉन्ड फोर्स के वजह से, DT फोर्स की वजह से ये टाउ BD जनरेट हो रहा है। जैसे फोर्स लगता है तो उससे स्ट्रेस लगता है ना, मैंने बताया था। और फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है आप लोगों को, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो उस तरीके से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, दिस इज योर फोर्स, दिस इज योर स्ट्रेस, टाउ BD इनटू एरिया। अब इसमें एक चीज एलिमेंट और ऐड किया है, सिग्मा O, ठीक है। ये क्या है, ये पैरामीटर ऑफ ऑल द रेजिस्टिंग टेंशन बार्स, ठीक है। बार्स रेजिस्टिंग टेंशन, जितनी भी बार्स, जितना मीटर है, ठीक है, एरिया नहीं है, पेरीमीटर है। तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो। मैं अभी न्यूमेरिकल में हम लोग इसको देख लेंगे कैसे निकालें। तो सिंपल, टाउ BD दैट इज योर स्ट्रेस इन बॉन्ड स्ट्रेस कितना हो जाएगा, टाउ BD विल बी DT अपॉन सिग्मा O, मतलब ये पैरामीटर का समीशन है, मतलब जितनी भी रेनफोर्समेंट लगी है, मान लो 10 लगी है तो 10 इंटू पैरामीटर ऑफ दी दोज रेनफोर्समेंट इंटू DX वाज द डिस्टेंस, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब वही इक्वेशन पे आते हैं, इक्वेशन एट द सेक्शन 1 1, दैट इज M इक्वल्स टू E इंटू JD। देखिए M क्या है, मूवमेंट है, राइट। मूवमेंट इज योर, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू योर लीवर आर्म डिस्टेंस। तो सिंपल हो गया, तो फोर्स एक फोर्स है, एक टेंसाइल फोर्स है, ठीक है। आई गेस किसी का माइक, अमन चौहान, कैन यू जस्ट म्यूट योर माइक, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। अमन चौहान, हाँ, अमन चौहान, अपना माइक ऑफ कर दो, थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है। सो आई विल कंटिन्यू विद द स्क्रीन, ठीक है। तो दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन, विजिबल है? यस सर। ओके, सो देखिए 1 1 पे सेम इक्वेशन है। मूवमेंट क्या होता है, C इंटू JD, मतलब फोर्स इंटू लिवर आर्म डिस्टेंस। तो दो है, एक तो कंप्रेसिव फोर्स है, एक टेंसाइल फोर्स है। देख लो, ये कंप्रेसिव फोर्स है, यहाँ पर टेंसाइल है, तो दो फोर्सेज है। तो आप निकाल लो मूवमेंट एट सेक्शन 1 1, ये आ गया, ठीक है। उसी तरीके से सेक्शन 2 2 पे क्या होगा, मूवमेंट कितना हो जा रहा था, M प्लस DM हो जा रहा था, और उसी तरीके से हमारा फोर्स भी कितना था, C प्लस DC था, और T प्लस DT था, और JD तो हमारा लिवर आर्म डिस्टेंस है। तो सेक्शन 1 1 और 2 2 पे हमने निकाल लिया जैसे पहले निकाला था। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3 माइनस 2 करके देख लो आप क्या आएगा। तो M प्लस DM माइनस M विल गिव यू DM, ठीक है, इक्वल्स टू, ये टेंशन साइड वाला ले लो आप, T प्लस JD, T प्लस DT इंटू JD,
और इसको अगर आप कैंसिल आउट कर लोगे, माइनस करोगे, तो इट विल गेट dt इंटू जेडी। ठीक है, सिंपल है। तो दिस dt फोर्स जो हमने पहले भी निकाला है, शेयर में निकाला था हमने, सो दिस इज योर dt फोर्स जो आ रहा है हमारा dm अपॉन लीवर आर्म डिस्टेंस jd। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर dt की जगह, इस dt की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल। तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 4 को आप सब्स्टिट्यूट कर दो। सो बॉन्ड स्ट्रेस इज डेवलप्ड, टाउ bd विल बी dt अपॉन दिस सिग्मा o डॉट dx, ये तो था ही, dt की जगह पे आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, dt की जगह पे dm बाई jd कर दो, dm बाई jd आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। और आपको पता है मूवमेंट अपॉन डिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट अपॉन डिस्टेंस क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। मोमेंट अपॉन डिस्टेंस क्या होता है, अगर मोमेंट को आप उसका डिफरेंशिएट करोगे तो यूल गेट शेयर फोर्स, राइट। So movement upon this m upon dx will give you shear force. So tau bd equals to v upon sigma o dot jd। तो ये m upon dx की जगह पे मैंने v से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला है, बेसिकली मैंने ये आया कहाँ से, ये आपको बताने के लिए बताया है। अगर आपको ये फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपको सिर्फ इस फॉर्मूले से काम चल जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एज कोड में गिवन होगा ऑलरेडी। ठीक है, बट ये आया कैसे ये मैंने आपको बताया। ठीक है, सो टाउ bd ये डेवलप कैसे हुए स्ट्रेसेस, दिस आई हैव टोल्ड यू। सो दिस डेवलपमेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस इज ड्यू टू v शेयर फोर्स, जो भी शेयर फोर्स जनरेट हुआ है उसके वजह से ये शेयर स्ट्रेस इन द बॉन्ड डेवलप हुआ। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि बॉन्ड स्ट्रेस बताओ कितना होता है, तो आप सीधे ये फॉर्मूला पुट ऑन कर देना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, और ये आता भी है गेट वगैरह में, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि ये कंडीशंस है, आप बताइए कि इसका बॉन्ड स्ट्रेस कितना होगा। बॉन्ड स्ट्रेस तो आप बताएंगे कि बॉन्ड स्ट्रेस क्या है, हमेशा जो रिइंफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच का स्ट्रेस है, दैट इज योर बॉन्ड स्ट्रेस। तो आप इस फॉर्मूले में पुट ऑन कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आगे देखिए, ये पेज नंबर 43 पे गिवन है IS कोड में, ये LSM वाला, और WSM वाला पेज नंबर 81 पे। सो नेक्स्ट इज टू फाइंड द परमिसिबल वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस। अब परमिसिबल क्या मतलब, कोड क्या कहता है कि कितना आप परमिट कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द वैल्यू ऑफ टाउ बीटी, बॉन्ड की ये बॉन्ड स्ट्रेसेस टाउ बीटी, राइट। तो फॉर माइल्ड स्टील रिइंफोर्समेंट इन टेंशन, ये आपका 15 M20 M25 ये सारे के सारे माइल्ड स्टील, ये ध्यान में रखिएगा, ये टेबल जो गिवन है सिर्फ माइल्ड स्टील के लिए गिवन है। ठीक है, सो फॉर माइल्ड स्टील द वैल्यू ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस इन WSM मेथड से अगर आप कर रहे हैं तो 0.6 है, LSM से कर रहे हैं तो इसमें कोई भी गिवन नहीं है वैल्यू। ठीक है, उसी तरीके से M20 के लिए WSM मेथड से कर रहे हैं तो इट इज 0.8 एंड LSM मेथड से कर रहे हैं तो इट इज गिवन 1.2। सो कॉरेस्पॉन्डिंग हर एक उसके लिए ये वैल्यू गिवन है। सो M40 M50 तक का ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो दिस इज द परमिसिबल वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो आप इस टेबल से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि वैल्यू कितनी होनी चाहिए बॉन्ड की। ठीक है, परमिसिबल वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी होनी चाहिए। अब इसमें एक चीज नोट करने वाली है, अभी मैंने बताया था ये टेबल आपको किसके लिए गिवन है, माइल्ड स्टील के लिए गिवन है। ठीक है, Fe250 के लिए गिवन है, माइल्ड स्टील इज योर Fe250 के लिए गिवन है। इफ यू आर इन केस अगर आपको HYSD बार यूज करनी होगी, मतलब कौन सी बार होती है HYSD बार, कौन सी होती है Fe415, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आ जाता है Fe415 यूज करनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जितनी भी वैल्यूज हैं टेबल में उनको 60% से इंक्रीज कर देना है। ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हो, जैसे M30 है, ये 1 है, तो ये 60% से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको 1.6 कर सकते हो इजीली। तो इसी तरीके से सारी वैल्यू 60% से इंक्रीज हो जाएंगी इफ दिस इज HYSD बार और Fe500 या इस तरीके का आ गया आपका, तो आप 60% से इंक्रीज कर लीजिए। और दूसरी चीज ये है, इफ बार इज इन कंप्रेशन, अगर यही बार कंप्रेशन में हो, एक तो आपकी AST होता है जो एरिया ऑफ स्टील एंड टेंशन होता है, जो टेंशन में रेनफोर्समेंट लगती है नीचे, उसके लिए तो ये सारी वैल्यू गिवन है, देख लो इसमें लिखा भी है शायद, फॉर माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट इन टेंशन गिवन है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि कंप्रेशन में अगर ये बार्स लगी होती, ऊपर भी तो लगी हो सकती है कोई केस, जैसे मान लो डब्ल्यू रेनफोर्समेंट का केस है तो ये सी भी तो हो सकता था कंप्रेशन में, अगर ये बार मान लो कंप्रेशन में लगी होती तो आपको क्या करना है, इन्हीं वैल्यूज को जो टेबल में गिवन है आर टू बी इंक्रीज बाई 25%, ये आप ध्यान में रखना, ये गेट में पूछ लेते हैं। ठीक है, इन वैल्यूज को आपको 25% से फर्दर बढ़ा देना है, तो वो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जो है फॉर बार इन कंप्रेशन उसके लिए वैल्यू आ जाएंगी, फॉर वैल्यू ऑफ टाउ
बी डी मतलब बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, आप इसको देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे क्या कह रहा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, देखिए कितना, मतलब हार्डली 30 सेकेंड्स इसमें लगेंगे, आधा मिनट लगेगा, और ये गेट में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन एक नंबर पे। ठीक है, तो आप देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, बॉन्ड स्ट्रेस पूछ रहा है, टाउ बी डी, कैलकुलेट द टाउ बी डी फॉर M30 कॉन्क्रीट, इसने बता दिया, फॉर LSM भी बता दिया कि LSM से करना है, फॉर Fe415 देखिए HYSD बार आ गई ना, हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार आ गई ना, Fe415 बार, इन कंप्रेशन भी लिख दिया आपसे, इसने सब कुछ पूछ लिया आपसे कंप्रेशन। तो अगर मुझे सिंपल, आप पहले मुझे बताइए, अगर M30 के लिए LSM में मैं टाउ बी डी निकालूं तो वैल्यू कितनी होगी, तो आप टेबल पे जाइए, M30 के लिए LSM में वैल्यू शुड बी, टाउ बी डी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 1.5 आनी चाहिए थी। ठीक है, तो 1.5 तो मैंने यहाँ पर रख लिया। दूसरी चीज इसने लगा दी कि ये HYSD बार है, मतलब 415 है, मैंने बताया था HYSD बार जब होगी यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू इंक्रीज दिस वैल्यू बाई 60%, तो इसको इंक्रीज कर लो, तो 60% दैट मीन्स 1.6 आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 60% से इंक्रीज करना है बिकॉज आपको। ठीक है, और इसने प्लस ये भी बोल दिया कि ये कंप्रेशन में है, ये बार जो लगी है कंप्रेशन में, टेंशन बार नहीं, कंप्रेशन बार है, तो बार इन कंप्रेशन में मैंने बोला था अगेन उस वैल्यू को आपको 25% से इंक्रीज कर देना, तो आप 25% से इंक्रीज कर दो, मतलब 1.25 से फर्दर मल्टीप्लाई कर दो, सो यू आर गेटिंग टाउ बी डी वैल्यू ऑफ 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी वैल्यू आपकी 1.5 थी, वो कंप्रेशन में होने की वजह से और HYSD बार होने की वजह से बढ़ के कितनी हो गई है, 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब इतनी परमिसिबल आपका शेयर आपका बॉन्ड स्ट्रेस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मान लो अगर आपको कंप्रेशन नहीं दिया होता है, टेंशन में ही होती, तो आपको ये 1.25 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, मतलब 25% से इंक्रीज नहीं करते। मान लो ये Fe415 की जगह Fe250 होता, माइल्ड स्टील होता, तो फिर ये 1.6 से भी आप मल्टीप्लाई नहीं करते, सीधे आंसर आ जाता आपको 1.5 फ्रॉम द टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं। तो दिस वाज योर बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेस निकालना होगा, तो इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है, मैंने आपको थोड़ा ज्यादा ही बता दिया, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड ही आता है, कोई ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, बट डिजाइन में आपके कहीं पर काम आएगा बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ निकालना। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, अब डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, देखिए ये एक सेक्शन है, ये एक बीम मान लीजिए आप, इसमें रेनफोर्समेंट लगी है। ठीक है, ये वाला आप इसको उससे रिलेट कर सकते हो, जो मैं अभी आपको फैन का एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो फैन जो होता है ऊपर से एंकर होता है, उसमें लोहा जो लगाता है वो कंक्रीट के अंदर गड़ा हुआ होता है। ठीक है, अगर वो मान लीजिए वो कंक्रीट के अंदर पूरा नहीं गड़ा है, थोड़ा सा गड़ा हुआ है, तो आप उसमें हल्का सा फोर्स लगाएंगे, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने उसको बहुत ज्यादा अंदर गाड़ लिखा है तो वो कभी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके का होगा। वो किसकी वजह से है, एक तो उसमें बॉन्ड है, बॉन्ड की वजह से ग्रिप है, और दूसरा चीज है लेंथ की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लेंथ इंपॉर्टेंट हो जाती है, डेवलपमेंट लेंथ कितनी होनी चाहिए। देखो अगर आप इतना कम, अभी इसको आप ऐसे ही देख लीजिएगा, अगर मैंने मान लीजिए ये एक सेक्शन है, इसमें ये रेनफोर्समेंट है, मैंने इस पर पुल किया, पी का फोर्स लगाया बाहर की तरफ। ठीक है, मैंने इसको बाहर को खींचा, तो ये क्या निकलेगा या नहीं निकलेगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, इस लेंथ पे। मान लीजिए अगर ये लेंथ यहाँ तक का होती, तो हो सकता है ये पी का जितना मैंने फोर्स लगाया ये बाहर आ जाता और ये निकल जाती है ना। और हो सकता है मैंने अगर ये यहां तक का लगाया होता, इतना पूरा अंदर तक का, और फिर पी का फोर्स लगाया होता, तो ये नहीं निकलती। ठीक है, वो क्यों हो रहा है कि ये नहीं निकल रही, क्योंकि जो बॉन्ड स्ट्रेसेस है मेरे, उस बॉन्ड को होने के लिए भी मुझे एक लेंथ चाहिए, तभी तो बॉन्ड बना पाएगा, अपना ग्रिप तभी तो बना पाएगा जब पर्टिकुलर लेंथ होगा, है ना। तो अब ये मैं लेंथ ज्यादा करूंगा तो मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी, छोटा करूंगा तो ये बाहर आ जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो मुझे एक लेंथ चाहिए जिसमें मेरा बॉन्ड प्रॉपर बना रहे, उस फोर्स के लिए बॉन्ड बना रहे। ठीक है, तो उस लेंथ को मैं बोलता हूं डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, इसको आई विल रेज दिस वन। सो ओके, सो जैसे मैंने ये फोर्स लगाया पी, यहाँ पर बॉन्ड की वजह से बाहर नहीं आएगा। ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको कंक्रीट ने इस रेनफोर्समेंट को ग्रिप करके रखा है, और वो ग्रिप कि वो किसके वजह से है, वो उसको रेजिस्ट कौन कर रहा है, बॉन्ड रेजिस्ट कर रहा है ना, जो बॉन्ड स्ट्रेस है वही तो रेजिस्ट कर रहा है अपोजिट साइड में। ठीक है, तो वो लेंथ कितनी होनी चाहिए, इस लेंथ को बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, अब इसकी आप प्रॉपर डेफिनेशन देख लीजिए, मैंने आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में बताया कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है। आप थोड़ा सा आप इसको टेक्निकल लैंग्वेज में देखिए, द मिनिमम लेंथ ऑफ स्टील एनफोर्समेंट, वो मिनिमम लेंथ है ऑफ स्टील एनफोर्समेंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी एम्बेडेड इन कॉन्क्रीट, जिसको हमें कॉन्क्रीट के अंदर डालना है। ठीक है, एम्बेड करना है, सो दैट
स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट इंटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो हमारा बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो आपने अभी निकाला था टाउ बी डी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट इंटेंशन, जितनी रेनफोर्समेंट की जो टेंशन में रेनफोर्समेंट है उसकी जितनी स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी हो जाएगी जितनी रेनफोर्समेंट की स्ट्रेंथ है, उसको हम बोलते हैं, उस लेंथ को हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। अब अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपको ये मैंने जैसे बताया इसकी फिजिबिलिटी किस तरीके की है, ठीक है। प्लस ये क्वेश्चन जो है डेवलपमेंट लेंथ का अगेन बहुत 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जो गेट में रहते हैं उसमें पूछा जाता है कि डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालनी, इसलिए मैंने ये पोर्शन आपको कवर किया हुआ है इसमें। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर मैं जाऊं तो P जो मेरा फोर्स है, देखो फोर्स क्या होगा, जो मैंने P अप्लाई किया है वो मेरा कितना होगा, इट विल बी माई एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन AST इंटू स्ट्रेस ऑफ स्टील इन टेंशन, मतलब एरिया इंटू स्ट्रेस करता हूँ तो ये फोर्स आता है ना मेरा। तो ये मेरा क्या है, दिस इज माई बॉन्ड स्ट्रेंथ, और मैंने बोला दिस स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट की इक्वल रखना, तो ये P फोर्स है मेरा AST इंटू सिग्मा ST आ गया, दिस शुड बी इक्वल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, तो बॉन्ड स्ट्रेस निकाल लो, बॉन्ड स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता था, टाउ BD वाला जो फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो दिस शुड बी, ये फोर्स है तो आपको भी फोर्स या फिर जो शेयर आता है V आता है वो निकालना पड़ेगा इसमें। सो अगर आप ऊपर देखोगे बॉन्ड के फॉर्मूले में तो देख लो, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको ये वाला। सो ये क्या फॉर्मूला था, टाउ BD इंटू सिग्मा O इंटू JT इक्वल टू V, मतलब फोर्स जो आ रहा है वो इसके इक्वल आ रहा है, तो मैं इसको बॉन्ड के इक्वल रख देता हूँ, देख लो V को मैंने रख दिया टाउ BD इंटू सिग्मा O इंटू LD, ठीक है। सो दिस इज योर डेवलपमेंट लेंथ, दिस लेंथ विल बी योर डेवलपमेंट लेंथ, जिसको मैं LD से दिखा रहा हूँ, L सफिक्स ये जो नीचे है उसको सबस्क्रिप्ट में मैंने D लिखा है, दैट इज योर डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से आप डेवलपमेंट लेंथ निकाल सकते हो, वो कैसे निकालोगे, आपको इन दोनों को इक्वेट कर देना है। एरिया ऑफ स्टील क्या होता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर, मतलब डायमीटर मतलब 5 से दिखाया है यहाँ पर, एरिया ऑफ स्टील आ गया इंटू सिग्मा ST ऐसी रख देंगे, टाउ BD ऐसी आ जाएगा, समीशन ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट इन टेंशन। तो पैरामीटर क्या होती है रेनफोर्समेंट की, पैरामीटर कैसे निकालोगे, एरिया होता है π/4 डी स्क्वायर, पैरामीटर कितना होता है πr स्क्वायर, एरिया होता है 2πr उसका, 2πr उसका क्या होता है पैरामीटर होता है, ठीक है। तो पैरामीटर होता है 2πr और ये डायमीटर है, डायमीटर कितना होता है, इज ट्वाइस टाइम्स ऑफ सॉरी रेडियस इज योर हाफ ऑफ द डायमीटर, तो d/2 होता है यहाँ पे, अगर रेडियस होता तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, इसलिए पाई इंटू 5 लिख रखा है, वो ये पैरामीटर निकाल रखा है सिंपल, ठीक है। सो दिस इज योर डेवलपमेंट लेंथ LD, तो ये आपने पैरामीटर को यहाँ पर रख लिया है। हाँ ये समीशन भी है, मतलब ये सारी रेनफोर्समेंट का होगा, ये अभी एक का निकला, अगर मान लो 5 रेनफोर्समेंट होती तो मैं 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 10 रेनफोर्समेंट है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सबका सम है ये, ठीक है। आपको सारा पैरामीटर, सारी की सारी रेनफोर्समेंट के पैरामीटर्स को रखना है, आप समीशन लेना है। तो सिंपल आपका फॉर्मूला बन जाता है, LD को आप एक साइड रख लीजिए, बाकी सब कुछ एक साइड ले आइए, तो पाई और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका जो रिमेनिंग बचेगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, द रिमेनिंग फॉर्मूला ऑफ डेवलपमेंट लेंथ इज दिस, फाई इंटू सिग्मा ST अपॉन 4 डॉट ये टाउ BD शेयर स्ट्रेस, ठीक है। ये WSM में हो गया, LSM में सिंपली आप क्या करते हो, सिग्मा ST की जगह पे 0.87 FY यूज कर लेते हो, मैं आपको ऑलरेडी पता है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। तो आप कोड में जो फॉर्मूला गिवन है वो ये फॉर्मूला गिवन है, आप कोड से निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं कोड में देखना है, अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो आप ये फॉर्मूला लगा देना डायरेक्ट, जो स्ट्रेस जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको आप बॉन्ड स्ट्रेंथ के संग इक्वेट करके भी ये फॉर्मूला निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। तो दिस LD इज योर डेवलपमेंट लेंथ। अब आप कहोगे सर ये LD जो डेवलपमेंट लेंथ है, इस केस में तो चलो समझ में आ रहा है, यहाँ पर से यहाँ पर तक की लेंथ जो है वो डेवलपमेंट लेंथ है, ठीक है। मतलब जो भी आंसर आएगा ये इतना आपको अंदर रखना पड़ेगा, कंक्रीट के अंदर इतना स्टील रखना पड़ेगा, तभी इसकी प्रॉपर बॉन्ड स्ट्रेंथ आ पाएगी और इसकी जो डेवलपमेंट लेंथ है वो यूटिलाइज हो पाएगी, ठीक है। लेकिन हर केस तो ऐसा नहीं होता, हर केस में ऐसे ही तो रेनफोर्समेंट नहीं लगते, कुछ अलग तरीके भी लगते हैं, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको शो करूंगा, आई गेस ये है, ठीक है। उससे पहले इसको निकालने से पहले आप एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है, देखिए किस तरीके का क्वेश्चन आता है गेट में,
कैलकुलेट द डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड फॉर स्टील Fe415, स्टील गिवन है आपको, फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन, दोनों में निकालना है आपको, टेंशन में भी निकालना है, कंप्रेशन में भी निकालना है डेवलपमेंट लेंथ फॉर M25 कंक्रीट एंड यूज LSM मेथड। तो आपको पता है डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, LD इज इक्वल टू दिस, WSM से भी निकालना है, LSM से भी निकालना है, तो आपको किसकी जरूरत है, डायमीटर की जरूरत है, टाउ BD की जरूरत है, और सिग्मा ST की जरूरत है, और FI की जरूरत है। तो FI आपको पता है, सिग्मा ST आपको पता है, टाउ BD आप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सिंपल पुट कर दो इस फॉर्मूले में। तो टाउ BD आपको पहले निकालना पड़ेगा, टाउ BD कितना हो जाएगा, टाउ BD फॉर टेंशन रेनफोर्समेंट। ठीक है, टाउ BD कैसे निकालते हैं, जो पिछला फॉर्मूला मैंने आपको, पिछला टेबल मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो M25 के लिए देखिए कितना होता है, मैं आप फिर से दिखा देता हूँ आपको टेबल। फॉर M25 इन LSM इट इज 1.4। ठीक है, और ये बोल रहा है, देखिए 1.4 तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, 1.4 लिख दिया है, और वो बोल रहा है कि ये क्या है, Fe415 है, मतलब HYSD बार है, तो मुझे 60% से इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 1.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा जो बॉन्ड स्ट्रेस आ गया वो 2.24 है। तो अब डेवलपमेंट लेंथ के फॉर्मूले में रख लो पाई इंटू ये WSM वाली में, ये LSM ऐसे है, सॉरी, सो दिस इज यूजिंग LSM, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि LSM से कीजिएगा आप इसको। LSM में फॉर्मूला क्या होता है, 5 इंटू 0.87 FI 4 इंटू टाउ BD। तो 5 आपको कुछ ये डायमीटर तो गिवन नहीं है आपको, 0.87 है, FI इज 415, 4 ये आ जाएगा 2.24, जस्ट यू फाइंड आउट। तो दिस इज सेइंग दैट योर डेवलपमेंट लेंथ शुड बी 40.3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, जो भी है डायमीटर, मतलब लेट अस से 40 टाइम्स होना चाहिए डायमीटर। मान लीजिए ये 8 mm की डाया की रेनफोर्समेंट होती है, 10 mm डाया की होती है, जितने भी हम डाया की होती है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपकी डेवलपमेंट लेंथ उतनी हो जाती है। सो फॉर इंस्टेंस मान लीजिए डाया है 10 mm का, तो ये डेवलपमेंट लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, 440 इंटू 10 दैट इज 400 mm। तो आप इतना डेवलपमेंट लेंथ आपको रखना पड़ेगा, मतलब कि इतनी लेंथ आपको कंक्रीट के अंदर दबा के रखनी पड़ेगी स्टील की। ठीक है, ये हो गई बात टेंशन की। अब इसने बोला कि आपको कंप्रेशन में भी फाइंड करना है डेवलपमेंट लेंथ, तो बहुत इजी है, फिर से आप वही कीजिएगा। फॉर कंप्रेशन पहले आप टाउ BD की वैल्यू निकाल लीजिए, M25 के लिए 1.4 तो होती है, और 415 है, HYSD बार है, तो 1.6 मतलब 60% से इंक्रीज करना पड़ेगा, प्लस ये कंप्रेशन में भी है, तो ये मेरे को 25% से और इंक्रीज करनी पड़ेगी। सो पहले ये आ रहा था 2.24, अब आ गया है 2.8, तो ये बढ़ के आ गया था। ठीक है, अगेन फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, से अब सब कुछ सेम है, टाउ BD की वैल्यू चेंज हो गई है बस। सो टाउ BD इज 2.8 नाउ, दिस इज गिविंग यू 32.2 टाइम्स 5, तो 32 इंटू वट एवर इज द डायमीटर, मान लीजिए 10 mm का डाया है, तो मान लीजिए तो 320 mm हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको कंप्रेशन में बॉन्ड लेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हो क्वेश्चन इस तरीके का। ठीक है, अब एक नेक्स्ट चीज इसमें आती है कि क्या यूज क्या है डेवलपमेंट लेंथ का। ठीक है, आपको होगी कि सर डेवलपमेंट लेंथ हम कहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ आप लोगों को कहाँ पर यूज करनी है, देखिए फॉर लैप लेंथ। लैप लेंथ क्या होती है, आपकी किसी लेंथ की सरिया आई है, ठीक है, और मान लो आपका ये सेक्शन बहुत बड़ा है और लंबा है, तो आपको एक और सरिया जोड़ने की जरूरत पड़ती है ना, तभी तो आप यहाँ तक डाल पाओगे, तो आपने एक और सरिया यहाँ से जोड़ी, तो ये वाली जो लेंथ है, जो एक के ऊपर एक को आप बांधोगे, वो आपकी लैप लेंथ कहलाएगी। ठीक है, जो एक के ऊपर एक लेंथ जो रखी जाती है। ठीक है, तो आपने कभी भी देखा होगा, आपकी एक रेनफोर्समेंट ये, एक सरिया ये है, अगली सरिया आप यहाँ से थोड़ा स्टार्ट कर देते हो, करते हो क्या कभी ऐसा कि यहाँ से जोड़ देते हो, कभी नहीं करते हो ना, हमेशा एक लेंथ प्रोवाइड करते हो यहाँ से यहाँ तक की, जो ओवरलैपिंग लेंथ भी होती है। ठीक है, उसको लैप लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो यही लैप लेंथ जो है, ये इसकी डेवलपमेंट लेंथ भी है इस केस में। ठीक है, सो दिस इज योर डेवलपमेंट लेंथ ऑल्सो, LD। एक तो यहाँ पर यूज हो गया LD। ठीक है, दिस इज योर डेवलपमेंट लेंथ ऑल्सो। सो फॉर लैप लेंथ ऑफ स्टील इन स्लैब, बीम, कॉलम, फाउंडेशन, कहीं भी आप यूज कर रहे हो, सो दिस लैप लेंथ इज योर डेवलपमेंट लेंथ ओनली। तो ये देख लो, यहाँ पर ये एक रेनफोर्समेंट यहाँ तक का खत्म हो, मान लीजिए कॉलम में एक सरिया यहाँ पर लगा आपका, आपको कॉलम और ऊपर बढ़ाना है, तो दूसरी सरिया आप जो लगाओगे, यहाँ से नहीं स्टार्ट करोगे, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, ताकि इसके बीच में एक एक लेंथ आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट इज योर लैप लेंथ, और इस केस में यही इसकी डेवलपमेंट लेंथ होगी। तो आप डेवलपमेंट लेंथ LD फॉर्मूले से निकाल सकते हो। दूसरा कहाँ पर यूज हो सकता है, एट द कॉर्नर ऑफ द बीम। अब मान लीजिए एक स्लैब ये आ रहा है आपका, ये आपका कॉलम है, ये स्ट्रेट आपका कॉलम है, और यहाँ से आपका एक स्लैब आ रहा है कैंटिलीवर टाइप में, आपने ऐसा भी असेंबली देखी होगी कई जगह पे।
ठीक है, तो इसमें आपको कैसे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सरिया आप कैसे लगाओगे, इस तरीके से यहाँ तक का, और फिर इसको बेंड करके नीचे की तरफ लाओगे। तो ये वाला जो यहाँ से फेस ऑफ द कॉलम से लेके इस वाले बीम के फेस तक का जो डिस्टेंस आ रहा है, ये आपका डेवलपमेंट लेंथ है। ठीक है, इतनी आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि इसको यहीं पर ही तक का रोक देता, यहाँ पर ही खत्म कर देता इस बार को, बट नहीं, कोड कहता है कि मुझे डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। शायद आपको अब क्लियर हो रहा होगा कि डेवलपमेंट लेंथ क्यों जरूरी है। ठीक है, तो आप इस सेक्शन के लिए डेवलपमेंट लेंथ निकालोगे पहले, और उतना आपको लेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी बेंड करके आप। ठीक है, और अगर कैंटिलीवर बीम है, जैसे मैंने बताया, एक यहाँ पर से दीवार है, ये आपकी बीम उसमें गड़ी हुई है, तो आपको डेवलपमेंट लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके, जहां से आपकी ये दीवार शुरू हो रही है वहां से लेके पूरी जहां तक का आपको इस तरीके से बेंड करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन को, ये आपका डेवलपमेंट लेंथ कहलाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड तक का बिल्कुल। तो दिस विल बी योर डेवलपमेंट लेंथ इन कैंटिलीवर। अब देखिए हर जगह पे यूज हो रहा है। फाउंडेशन में कैसे यूज होगा, मान लीजिए आपकी ये फुटिंग है, ठीक है, ये आपको कॉलम आ रहा है उसमें ऊपर से, फुटिंग में कॉलम आ रहा है, तो डेवलपमेंट लेंथ जो सरिया डलेगी इसके अंदर की, वो कैसे डलेगी, कॉलम के अंदर, यहाँ से लेके, जहां से कॉलम ये फुटिंग स्टार्ट है वहां से लेके इसकी एंड तक का, ये आपकी डेवलपमेंट लेंथ कहलाएगी। ठीक है, और इस तरफ भी आप देखेंगे तो ये डेवलपमेंट लेंथ कौन सी होगी, जो नीचे जो टेंशन एनफोर्समेंट प्रोवाइड की गई है, मेन एनफोर्समेंट प्रोवाइड की गई, उसमें भी डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड की गई है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का इसको कवर किया गया, उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक का कवर किया गया है ना। तभी तो जरूरत पड़ी हम लोगों को इतनी लंबी एनफोर्समेंट लगाने की, बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट लेंथ ओनली। इसी से इंश्योर होगा कि हमारी जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो प्रॉपर है कि नहीं है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेस हमारा सेक्शन झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, वरना फेल हो जाएगा ना। तो इसलिए लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ को हम लोगों को इंश्योर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा बॉन्ड लेंथ में, ये सारी चीजें आप कवर करो। तो ये दो जो छोटे से टॉपिक थे, बट ये काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे ये डिस्कस कर लिया। एंड मे बी अब हम लोगों का ये वाला पोर्शन मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है। शेयर वाला पोर्शन हम लोगों का खत्म हो चुका है। ठीक है, शेयर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है काफी कुछ। नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा अब स्लैब। ठीक है, बीम हम लोगों ने काफी कुछ कवर कर लिया है, बहुत सारी मेथड्स देख ली हैं हम लोगों ने। ठीक है, बीम को हम लोगों ने फ्लेक्चर के लिए डिजाइन करके देख लिया है हम लोगों ने, उसमें सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स सेक्शंस करके डिजाइन करके देखे LSM WSM मेथड से। ठीक है, शेयर के लिए भी हमने चेक कर लिया है, इसमें बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ के लिए भी हम लोगों ने चेक कर लिया है। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे वो होगा स्लैब से रिलेटेड। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं आज का सेशन। ठीक है, और किसी का भी कोई डाउट हो आप लोगों की, मे बी नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली होगी या जो भी है, आप यू कैन राइट मी ऑन द व्हाट्सएप ऑल्सो। I'll just stop recording this session. अटेंडेंस मैंने मार्क कर लिया आप लोगों की।